गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं बच्चे लोग? एकदम से फर्स्ट क्लास। चलिए, आई होप आप लोगों की पढ़ाई वैसे तो अच्छी चल ही रही होगी, क्योंकि इतना इतने सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराए जा रहे हैं महामैराथन सीरीज में। तो हमारा लक्ष्य, जो आपने पता भी होगा, जैसे हम लोग डिस्कस भी किए पहले, 10,000 एमसीक्यूज का सॉल्व कराने का टारगेट है हमारा इस महामैराथन सीरीज में। और डेफिनेटली 10,000 एमसीक्यूज बहुत होते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, बहुत ज्यादा है, मत सफिशिएंट अगर हम बात करें तो। दोस्तों, आज मैं आपको सामने लेकर आया हूं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमिना, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। ये आपका पार्ट 24 है महामैराथन सीरीज का। यस, कौन सा है? पार्ट 24। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से, और हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर वही 50 क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के जीपैट और गेट एग्जाम में पूछे गए 50 क्वेश्चंस, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो सकता है कि आपके आने वाले जीपैट के एग्जाम में पूछ लिए जाए। चलिए, चलिए जुड़ जाइए फटाफट, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाने वाले हैं आपके लिए। ठीक है, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। नेटवर्क इश्यू हो सकता है आप लोगों की तरफ से, नेटवर्क कनेक्शन ठीक करिए अपना। मेरी तरफ से एकदम से क्लियर है, और आप अपना कनेक्शन सही करिए। कम से कम 1.5 आवर्स तक तो करके रखना है आपको अपना कनेक्शन प्रॉपर। और डेफिनेटली इन 1.5 आवर्स, आने वाला जो 1 आवर है या 1.5 आवर है, उसमें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस लेक्चर के द्वारा। गुड इवनिंग जी, बढ़िया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बढ़िया होंगे। जल्दी से जुड़ जाइए, जल्दी खत्म करेंगे आज। चलिए, कोई नहीं, शुरू करें। चलिए, चलिए बच्चों, तो आज का टॉपिक हमारा है, मतलब हमारे टॉपिक्स हैं आज। टॉपिक एक अकेला नहीं है, सरफेस एंड इंटरफेशियल फिनोमेना, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजी। इसके 50 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो किस सब्जेक्ट में? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स। तो आज की जो महामैराथन सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस आपके फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से होने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आज का, द करेक्ट नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज अ पेनिट्रेशन एनहांसर इन द प्रिपरेशन ऑफ म्यूको एडेसिव। ऑप्शन ए ऑलिक एसिड, ऑप्शन बी ट्विन 80, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल, और ऑप्शन डी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ेगा आपको। चलिए, आंसर चाहूंगा आप लोगों से। ऑप्शन ए ऑलिक एसिड, ऑप्शन बी सी ग्लिसरॉल, और ऑप्शन डी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। यस, हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? तो यहां पर देखिए, आधा काम तो वैसे ही हो गया है, क्वेश्चन का आधा काम तो वैसे ही हो गया है। यहां पर बोल दिया गया है कि सर्फेक्टेंट, और वो भी सर्फेक्टेंट कैसा? नॉन आयनिक। तो यदि हम यहां पर बात करें तो ग्लिसरॉल और प्रोपाइलिन ग्लाइकोल सर्फेक्टेंट नहीं होते। यस, ओके। तो यहां पर देखेंगे, केवल और केवल दो ऑप्शन बचते हैं, ऑलिक एसिड। ऑलिक एसिड भी आपका एज ए इमल्सिफायर यूज कर लेते हैं कभी कभी सर्फेक्टेंट। लेकिन यहां पर अगर बात अगर हम कर रहे हैं किसकी, किसकी बात कर रहे हैं? पेनिट्रेशन एनहांसर की या परमेशन एनहांसर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो बेस्ट चॉइस होगी, हमारे पास जो बेस्ट आंसर होगा, वो कौन सा होगा आपका? कौन सा आंसर होगा? ट्विन 80। कौन सा बच्चों? ट्विन 80 इज द राइट आंसर। ट्विन 80 इज द
राइट आंसर। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिएगा। चलिए, अभी ठीक है, चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी ठीक है। चलिए, बंद करके चालू कर दीजिए तो शायद स्टार्ट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, फिर से ज्वाइन करने पर ठीक हो रहा है। फिर से ज्वाइन करिए तो ठीक हो रहा है। चलिए, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 1151 क्वेश्चन है, तो आज का जो लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या आपका, पहला आंसर क्या है आपका, ट्विन 80। करेक्ट आंसर क्या बच्चों है, ट्विन 80 यहां पर। तो करेक्ट आंसर हम देख सकते हैं यहां पर क्या है, ट्विन 80। यस, राइट आंसर इज ट्विन 80। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के पेनिट्रेशन एनहांसर होते हैं जिनकी हेल्प से हम ट्रांसडर्मल ड्रग पेनिट्रेशन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ट्रांसडर्मल पेनिट्रेशन थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। अभी हो रहा है प्रॉब्लम, अभी नहीं हो रहा प्रॉब्लम, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद ठीक हो जाए। हो गया, अभी ठीक है। हाँ, लेकिन सर्फेक्टेंट नहीं होते वो, सर्फेक्टेंट नहीं होते। हमारे हमने यहां पर पूछा सर्फेक्टेंट के बारे में, नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। तो यहां पर एक ही आंसर होगा, ट्विन 80। चलिए, देख लेते हैं थोड़ी देर, अगर चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टर्न पे करेंगे हम लोग। चलिए, कालफेक्टेंट पर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है कालफेक्टेंट। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कालफेक्टेंट। तो यहां पर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, गेट 2008 का क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे यहां पर स्टेराइल
अभी ठीक है? चलिए अभी थोड़ी देर चेक कर लेते हैं, चल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए तो यहां पर देखते हैं बच्चों काल्फेक्टेंट के बारे में। स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक लंग सर्फेक्टेंट इंटेंडेड फॉर इंट्राट्रैकियल इंस्टॉलेशन ऑफ द प्री मैच्योर इन्फेंट। स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक लंग सर्फेक्टेंट होता है, नाम से पता चल रहा है काल्फेक्टेंट, नाम से पता चल रहा है क्या? काल्फेक्टेंट। ठीक है, फिर से स्टार्ट करूं मैं क्लास? ठीक है, चलिए वॉइस आ रही है, शुरू करें? चलिए तो यहां पर बच्चों देखिएगा, यहां बात करते हैं हम। ठीक है, तो यहां पर है काल्फेक्टेंट के बारे में पूछा गया है, तो नाम से ऐसा समझ में आ रहा है कि कोई सर्फेक्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है। किसके बारे में? सर्फेक्टेंट के बारे में पूछा जा रहा है काल्फेक्टेंट। स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक लंग सर्फेक्टेंट इंटेंडेड फॉर इंट्राट्रैकियल इंस्टॉलेशन टू दी प्रीमैच्योर इन्फेंट। जो प्रीमैच्योर इन्फेंट रहते हैं तो उनमें क्या होता है, लंग्स पूरी तरह से डेवलप नहीं होते, तो जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है उस ब्रीदिंग की प्रॉब्लम को आसान करने के लिए क्या करते हैं, उनको काल्फेक्टेंट इंट्राट्रैकियल दिया जाता है। तो पी ऑप्शन एकदम से करेक्ट है। A synthetic surfactant popularly used to prepare total parental nutrition, तो ये total parental तो नहीं आता, इसलिए क्यों रॉन्ग हो जाएगा। A potent chelating agent used to prevent metal induced oxidation process, surfactant है ना कि chelating agent। An extract of natural surfactant from calf lungs, काफ के लंग से लिया गया नेचुरल एक्सट्रैक्ट होता है, जो कि स्टेराइल नॉन पायरोजेनिक प्रिपरेशन होती है, जो कि इंट्राट्रैकियल इंस्टॉलेशन किया जाता है किसमें? पेशेंट में। इसलिए यहां पर जो है पी और एस करेक्ट है, पी और एस करेक्ट है, तो उसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। चलिए तो यहां पर आंसर चेक कर लेते हैं, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़े चलते हैं, पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो लिखता है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रेव टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द मेजरिंग ऑफ द एफिकेसी ऑफ। ड्रेव टेस्ट किसकी एफिकेसी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी वेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी सस्पेंडिंग एजेंट और ऑप्शन डी एडजॉर्बेंट। किसकी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? चलिए बच्चों आंसर चाहूंगा आप लोगों से ड्रेव टेस्ट के लिए, क्या होगा आंसर? ड्रेव टेस्ट किसकी इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए यूज करते हैं? ऑप्शन ए डिटर्जेंट, ऑप्शन बी वेटिंग एजेंट, ऑप्शन सी सस्पेंडिंग एजेंट या ऑप्शन डी एडजॉर्बेंट। तो यहां पर दोस्तों जो करेक्ट आंसर होने वाला वो होने वाला बी वेटिंग एजेंट।
वेटिंग एजेंट की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करने के लिए हम ड्रिप टेस्ट यूज करते हैं। कॉटन यार्न का एक पीस लेते हैं और उसको आपके सर्फेक्टेंट के जो सॉल्यूशन है उसमें हम पुट करते हैं, और श्रिंक होने में जितना टाइम लगता है, उसके बॉटम तक श्रिंक होने में जितना टाइम लगता है, वो उसका क्या होता है, आपका वेटिंग टाइम होता है। वेटिंग टाइम जितना कम होगा इफेक्टिवनेस उतनी ही ज्यादा होगी। वेटिंग टाइम जितना होगा इफेक्टिवनेस उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ये इसका प्रोसीजर है जो आपको पता है पहले से। चलिए अब आते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, आइसोथर्म, आइसो मतलब होता है कांस्टेंट टेंपरेचर पर गैस का एडजॉर्प्शन किसी एडजॉर्बेंट के ऊपर कितना होता है, मतलब प्रेशर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर गैस के एडजॉर्प्शन पर क्या इंपैक्ट होता है, तो उसको समझाने के लिए डिफरेंट टाइप के आइसोथर्म्स दिए गए हैं। तो उनमें से कुछ आइसोथर्म्स होते हैं ये टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ठीक है, इस तरीके के आइसोथर्म्स होते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन जीपैट 2011 में पूछा गया था, ठीक है ना, 2011 में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोथर्म आर प्रोड्यूस्ड व्हेन द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर इज मोर देन द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए आपका एडजॉर्बेंट है, ये क्या आपका एडजॉर्बेंट है, और इस एडजॉर्बेंट के ऊपर क्या करता है कि आपकी गैस आकर एडजॉर्ब होती है, तो ये हो जाती है इसकी फर्स्ट लेयर, ये क्या होती है, फर्स्ट लेयर। और फिर उसके बाद जो लेयर्स होती हैं वो सब्सिक्वेंट लेयर्स होती हैं, ये सेकंड लेयर, थर्ड लेयर जो भी हो सकती है। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया किस टाइप के आइसोथर्म में जो हीट ऑफ कंडेंसेशन है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, हीट ऑफ कंडेंसेशन है किसकी, सक्सेसिव लेयर की, किससे ज्यादा है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर, हीट ऑफ कंडेंस, क्योंकि इसमें थर्ड ये जो कुछ आइसोथर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, कुछ आइसोथर्म्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि सक्सेसिव लेयर बनती है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनती है, और वो सक्सेसिव लेयर जैसे जैसे बनती जाती है तो कुछ समय बाद क्या होने लगता है, एडजॉर्प्शन के साथ साथ में कंडेंसेशन प्रोसेस भी होने लगती है। तो यहां पर पूछा गया कि किस टाइप के आइसोथर्म में हीट ऑफ कंडेंसेशन इज ग्रेटर देन द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ फर्स्ट लेयर, क्योंकि जब भी कोई भी चीज एडजॉर्ब होगी, ये फर्स्ट लेयर जो एडजॉर्ब हो रही है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी की बॉन्डिंग बनेगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो यहां पर उसको बोलते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। फिर कुछ समय बाद नेक्स्ट जो लेयर्स बनेंगी वहां पर क्या होगा कि जो कंडेंसेशन प्रोसेस होगी तो वहां पर भी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ कंडेंसेशन। तो किस में हीट ऑफ कंडेंसेशन इज ग्रेटर देन दी हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो यहां पर दोस्तों आपको याद होना चाहिए इसमें जो आपका टाइप 3 एंड टाइप 5 है, ठीक है ना, टाइप थर्ड एंड टाइप 5 है, उसमें इस तरह के प्रोसेस होती है, इस तरह की प्रोसेस होती है कि हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ सक्सेसिव लेयर इज ग्रेटर देन द हीट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑफ द फर्स्ट लेयर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चों ने डी आंसर ही दिया है। चलिए बहुत अच्छा, आपको पता है ये चीज तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, करेक्ट आंसर डी है और इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, सरफेस टेंशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, चलिए तो देखते हैं यहां पर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी क्या है, ऑल ऑफ द अबव। यस क्या होगा आंसर, सरफेस टेंशन कैन बी एक्सप्रेस्ड फोर्स पर यूनिट लेंथ। ज्यादातर बच्चे मुझे पता है ऑप्शन ए को प्रेफर करेंगे, लेकिन नहीं, मैं गलत हूं। आप लोग ए को प्रेफर नहीं कर रहे, डी को प्रेफर कर रहे हैं। फोर्स पर यूनिट लेंथ, पहला सरफेस टेंशन को फोर्स पर यूनिट लेंथ से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंक्रीज से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस दी कर्व्ड सरफेस से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मतलब आप लोग बिल्कुल करेक्ट हो, डी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं यहां पर ये फोर्स पर यूनिट लेंथ वाला फॉर्मूला गामा इक्वल टू एफ अपॉन 2L, एनर्जी पर यूनिट एरिया इंक्रीजेस इक्वल टू गामा इक्वल टू W अपॉन डेल्टा है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये तो W है, W मतलब एनर्जी, यहां पर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं टर्म्स और वर्क भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट है प्रेशर डिफरेंस अकॉर्डिंग टू दी
प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द कर्व्ड सरफेस अकॉर्डिंग टू यंग लाप्लास इक्वेशन डेल्टा पी इक्वल टू गामा 1/r1 प्लस 1/r2। यस, अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, शायद अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी, कुछ सिग्नल का इश्यू है। Which of the following apparatus can be used for determining the surface tension of liquid? इनमें से कौन सा apparatus surface tension डिटरमाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, रियोमीटर, डी नियो टेंसियोमीटर, काउल्टर काउंटर। तो आपको पता है कि ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर और रियोमीटर अगर हम बात करें तो किसके लिए यूज करते हैं? विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर? तो यहां पर ए और बी तो होगा नहीं। काउल्टर काउंटर मेथड पार्टिकल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? पार्टिकल वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन केवल एक ही बचता है। कौन सा ऑप्शन? सी। नाम से ही समझ में आ रहा है कि टेंशन को मेजर करने के लिए कौन यूज करेंगे? टेंसियोमीटर। टेंशन को मेजर करने के लिए क्या यूज करोगे आप? क्या यूज करोगे? टेंसियोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इज सी। अच्छा, आज ही पढ़ाया था, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the surface tension of water at 25 डिग्री सेंटीग्रेड? जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक है। बच्चों मैं आपको बताना चाह रहा हूं वाटर के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, वाटर की डेंसिटी, वाटर की विस्कोसिटी, वाटर की सरफेस टेंशन, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सब हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शंस देखते हैं। 58 डाइन पर सेंटीमीटर, 68 डाइन पर सेंटीमीटर, 72 डाइन पर सेंटीमीटर और 82 डाइन पर सेंटीमीटर। डाइन पर सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन और यहां पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो सरफेस टेंशन आपकी आती है वाटर की, वो कितनी होती है? 72, ठीक है ना, 72 डाइन पर सेंटीमीटर। बड़ा ही सिंपल और बेसिक क्वेश्चन है। कितना? 72 डाइन पर सेंटीमीटर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। 72 डाइन पर सेंटीमीटर, सी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस की आप सरफेस टेंशन आप देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन बड़ा कंट्रोवर्शियल है, थोड़ा सा मैं आपको इसमें बताऊंगा। माइसेल्स which statement are correct for the micelle formation? Micelles are dynamic structure that are continuously formed and broken down into the solution. ऑप्शन पी ये कहता है। ऑप्शन क्यू स्टेटमेंट क्यू क्या कहता है? द टिपिकल माइसेल्स डायमीटर इज अबाउट 2 to 3 माइक्रोन एंड सो दे आर विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये तो पूरी तरह से गलत है। 2 to 10 नैनोमीटर होता है और ये लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, कोलॉइड होते हैं, तो ये तो गलत है। माइसेल फॉर्मेशन इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये पूरी तरह से सही है। माइसेल कंटिन्यूअस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। व्हेन द सरफेस सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज, सर्फेक्टेंट या मोनोमर का कंसंट्रेशन आप इंक्रीज करोगे अबव द सीएमसी, तो माइसेल्स, नंबर ऑफ माइसेल्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। डेफिनेट सी बात है, जो माइसेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं? माइसेल्स किससे बनते हैं? आपके सर्फेक्टेंट से बनते हैं। तो सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है माइसेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और फ्री सर्फेक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज बिलो सीएमसी, और सीएमसी के बिलो मतलब क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन के नीचे सर्फेक्टेंट का कंसंट्रेशन भी डिक्रीज हो जाता है क्योंकि माइसेल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो ये एस पूरी तरह से सही है। अब यहां पर जो आंसर है वो आर और एस है, लेकिन कुछ जगह ये भी दिया हुआ है कि माइसेल्स है वो डायनेमिक स्ट्रक्चर होते हैं और ये कंटिन्यूअसली फॉर्म और ब्रेक होते रहते हैं। तो पी आर एस तीनों सही है, पी आर एस तीनों सही है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, पीआरएस जैसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहां पर आर और एस को हम करेक्ट मान लेते हैं, पी को मैं आपको बता रहा हूं कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये पूरी तरह से, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं, अगर मैं इसको देखूं तो क्वेश्चन पूरी तरह से रिजेक्ट होने लायक है। मतलब इसमें 3 आंसर 3 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। पी भी करेक्ट है, मैं आपको बताना चाहूंगा पी भी करेक्ट है, लेकिन क्यू पूरी तरह से इनकरेक्ट है, क्यू पूरी तरह से इनकरेक्ट है, ठीक है। तो हम आंसर देते हैं डी, आंसर देते हैं। आंसर इसके हिसाब से जिन लोगों ने डी दिया है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए, एचएलबी सिस्टम इज यूज्ड टू क्लासिफाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस सिस्टम, जो कि आपका किसने दिया था, ठीक है,
किसने दिया था? ग्रिफिन ने। किसको क्लासिफाई करने के लिए? ऑप्शन ए सर्फेक्टेंट, ऑप्शन बी प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन सी एंटीऑक्सीडेंट और ऑप्शन डी सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो एचएलवी सिस्टम, यस बहुत जल्दी आंसर आया, एचएलवी सिस्टम जो आपका, ठीक है, एचएलवी सिस्टम जो आपका दिया गया है स्पेशली सर्फेक्टेंट, और वो भी कौन से सर्फेक्टेंट? नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट को क्लासिफाइड करने के लिए दिया गया है, लेकिन बाद में उसमें दूसरे सर्फेक्टेंट भी ऐड ऑन कर दिए गए। तो मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं एचएलवी स्केल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CMC। मतलब सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी आपके क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन की सॉल्युबिलिटी के क्या है? इक्वल है, बराबर है। तो उस कंडीशन को, उस चीज को क्या बोलेंगे आप? ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या बोलेंगे? क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, बी क्राफ्ट पॉइंट, सी क्लाउड पॉइंट, डी सॉल्युबलाइजेशन। तो क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन पॉइंट नहीं होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट होता है जिस पर माइसेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर बच्चे देखते साथ ही CMC लगा देते हैं, लेकिन यहां पर क्वेश्चन को समझिए, द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ सर्फेक्टेंट इज इक्वल टू द CMC। तो CMC तो क्वेश्चन में ही है ऑलरेडी, तो सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी CMC के इक्वल है। तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? देखिए उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? टेम्परेचर। तो क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन इज नॉट द टेम्परेचर, इट इज द कंसंट्रेशन। तो यहां पर ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बी और सी बचते हैं, क्योंकि डी सॉल्युबलाइजेशन इज द सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट मेथड है। बी और सी में देखते हैं, क्राफ्ट पॉइंट और क्लाउड पॉइंट। क्लाउड पॉइंट क्या होता है कि वह टेम्परेचर होता है जिस पर सर्फेक्टेंट क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? बचता क्या है हमारे पास? क्राफ्ट पॉइंट। क्राफ्ट मतलब फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन हो रहा? माइसेल्स का फॉर्मेशन। माइसेल का फॉर्मेशन कब होगा? जब सर्फेक्टेंट की सॉल्युबिलिटी क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन की सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगा, उस केस में आपका माइसेलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने लगेगा। तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम क्या? क्राफ्ट पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या नाम देते हैं हम? क्राफ्ट पॉइंट। यस, क्लाउड पॉइंट बिखराव, क्राफ्ट पॉइंट बनना। चलिए करेक्ट आंसर बी हो गया। ये पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सर्फेक्टेंट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। सर्फेक्टेंट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हर कोई इसका आंसर करेगा। वाटर सोल्युबलाइजेशन ग्रुप अलोन, फैट सोल्युबलाइजेशन ग्रुप अलोन। सर्फेक्टेंट का मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं। ये स्ट्रक्चर होता है इसका पोलर हेड जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, और उसके बाद ये नॉन पोलर टेल जो कि आपकी नॉन पोलर टेल हाइड्रोफोबिक नेचर की है, लिपोफिलिक कैरेक्टर की है। अब आपके पास आंसर आपको मिल जाएगा। वाटर सोल्युबलाइजिंग ग्रुप अलोन, अलोन लग गया तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फैट सोल्युबलाइजिंग मतलब लिपिड सोल्युबल या फैट सोल्युबलाइजिंग ग्रुप अलोन, ये भी गलत हो गया। ग्रुप विद पॉजिटिव चार्ज नहीं, अकेला नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है, कोई चार्ज भी नहीं हो सकता है, तो डी भी गलत हो गया। वाटर एंड फैट सोल्युबलाइजिंग ग्रुप इन द सेम मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल में दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। चलिए देखिए, इतना वीडियो ब्रेक हो रहा है, इतना वीडियो ब्रेक हो रहा है, उसके बावजूद भी आप लोगों का जो उत्साह है, जो एनर्जी है, जो आपका साथ मुझे मिल रहा है, वो बड़े, मैं उसके लिए आपका दिल से शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सो मच उसके लिए आपने कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप। क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है, सिग्नल का इशू है, मुझे ऐसा लग रहा है बार बार वीडियो रुक जा रहा है, लेकिन आप लोग बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में इस लेक्चर में जुड़े हुए हैं। नहीं तो बोलते कौन बंद करो, निकलो यहाँ से, कोई मजा नहीं आ रहा। लेकिन थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग जुड़े हुए हैं और इस तरीके से अपना जोश बनाए रखे हैं। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द HLV ऑफ SLS, द HLV वैल्यू ऑफ सोडियम लॉरेल सल्फेट गेट 1989। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये जीपेट 2014 में पूछा गया था, भी पूछा गया था। 6.5, 13.8, 25.0, 40.0। यस,
हाँ जी बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज डी, 40 सबसे ज्यादा होती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यस, तो आप देख सकते हैं यहां पर ओलिक एसिड की 1, सॉर्बिटॉन ट्राइस्टेरेट 2.1, और इस तरीके से सॉर्बिटॉन सॉरी सोडियम लॉरेल सल्फेट की कितनी होती है? 40 होती है। चलिए आगे बढ़ चलते हैं। बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, बबल पॉइंट टेस्ट, surface tension of the liquid in capillary tube, the viscosity of liquid in ampule, the pH of 1% solution, the volume of the solution stored in a specified container. Yes. हाँ जी बच्चों, तो सर बबल पॉइंट टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन, बबल पॉइंट टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं? तो ये तो आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। किसके लिए? सरफेस टेंशन को मेजर करने के लिए आप बबल पॉइंट टेस्ट यूज करते हो। कौन सा टेस्ट? बबल पॉइंट टेस्ट। विस्कोसिटी नहीं, ना ही पीएच, ना ही वॉल्यूम। विस्कोसिटी भी यूज नहीं करते, पीएच के लिए भी नहीं करते, ना वॉल्यूम के लिए करते। क्लियर, नो डाउट, बिना किसी डाउट के, निर्विवाद इसका आंसर क्या होगा? सरफेस टेंशन। क्या होगा आंसर इसका? सरफेस टेंशन। चलिए तो चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका कि 5 मंथ क्रैक जीपैड इन 5 मंथ बाय द क्रैश कोर्स। जीपैड 2024 के लिए आपके लिए आ चुका है जीडीसी के द्वारा। फीस मात्र 6,000 रुपीज है। इसमें आपको 1,000 प्लस एमसी प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, 250 प्लस लाइव क्लासेस, 500 ऑनलाइन टेस्ट, फिर 500 डीपीपी और बहुत सारा ई स्टडी मटेरियल फ्री मिलने वाला है। तो देर किस बात की, आज ही इंस्टॉल कीजिए जीडीसी क्लासेस ऐप और शुरू कर लीजिए अपनी तैयारी को। चलिए ओके, चलिए आप क्वेश्चन पर आते हैं। अब नहीं होगा, अब नहीं लैग होगा। HEPA फिल्टर में स्मोक टेस्ट होता है बेटा। वाट नेगेटिव एडजॉर्प्शन वुड बी डिक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी एज वेल एज द सरफेस टेंशन, इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी एज वेल एज द सरफेस टेंशन, डिक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी बट इंक्रीज द सरफेस टेंशन, इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी बट डिक्रीज द सरफेस टेंशन। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, दो जब है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एडजॉर्प्शन। तो जो कोई चीज जब बल्क में जाती है तो सरफेस फ्री एनर्जी को क्या करेगी? डिक्रीज कर देगी। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनकी सॉरी सरफेस फ्री एनर्जी को इंक्रीज कर देगी और साथ ही साथ सरफेस टेंशन को भी इंक्रीज कर देगी। दोनों चीजें सही होंगी। ठीक है ना? चलिए, यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्योंकि कोई चीज बल्क में जा रही है। अब कोई चीज जब बल्क में जाती है तो क्या होता है वहां पर? कोई चीज जब बल्क में जाती है तो वहां पर क्या होता है कि सरफेस फ्री एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। सरफेस पर होगी तो सरफेस फ्री एनर्जी कम होती है। जब पॉजिटिव, याद रखना, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन मतलब एनर्जी कम होना, और नेगेटिव एडजॉर्प्शन मतलब एनर्जी बढ़ना। और एनर्जी और सरफेस टेंशन एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जितना ज्यादा एनर्जी बढ़ती जाएगी, सरफेस टेंशन भी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसलिए बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इंटरफेशियल टेंशन ऑफ ऑलिक एसिड अगेंस्ट वाटर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15.6, 50.3, 428, 8.51। जीपैट 2018 में बड़ा सिंपल दो क्वेश्चन आए थे इस तरीके के चली वैल्यू से। तो यहां पर बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका। ऑलिक एसिड की जो आपकी इंटरफेशियल टेंशन होती है,
अभी ठीक है? अभी ठीक है? अभी ठीक है? ओके। अभी थोड़ी देर देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? चल, अभी ठीक है? अभी ठीक हो गया मेरे ख्याल से, अभी ठीक है, चल रहा है। चलिए, इंटरफेशियल टेंशन ऑफ ओलिक एसिड अगेंस्ट वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 15.6, 52.3, 428, 8.51। यस। हाँ जी बच्चों, क्या होगा आंसर? अब मेरे ख्याल से ठीक है। चलिए, क्या होगा आंसर? हाँ जी बच्चों, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या? ए, 15.6। करेक्ट आंसर क्या है? 15.6, एकदम से करेक्ट आंसर है 15.6। चलिए, याद रखना है आपको, डिफरेंट टाइप के आपके सब्सटेंसेस होते हैं, उनकी जो आप उनकी आपकी उनको इंटरफेशियल टेंशन और सरफेस टेंशन आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है? अब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल क्लियर? ठीक। चलिए, which among the following statement describing surface activity for the surfactant is incorrect? यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, इनकरेक्ट पूछा है। इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन डिक्रीज द सरफेस एक्टिविटी, इंक्रीज इन द इथाइलिन ऑक्साइड चेन of polyoxyethylated non-ionic surfactant decrease the surface activity, increase in the surface activity result in decrease in the surface tension, relationship between hydrocarbon chain length and surface activity is expressed by the Trobe rules। क्या होगा आंसर? इनकरेक्ट पूछा है, ठीक है? इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट पूछा गया है बच्चों। चलिए, यहां पर जो आंसर है वो है ए आंसर, इनकरेक्ट। क्योंकि इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ हाइड्रोकार्बन से सरफेस एक्टिविटी डिक्रीज नहीं होती, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो भी सरफेस एक्टिविटी का पार्ट होता है, इसलिए ए इज द राइट आंसर। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग सरफेस एक्टिव एजेंट्स चेंज शार्पली ओवर अ नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड आर कॉल्ड एज क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन। ठीक है ना? तो यहां पर किया प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है आपका? कंसंट्रेशन।
तो कंसंट्रेशन के बारे में बोला गया है, सरफेस एक्टिव एजेंट चेंज शार्पली ओवर अ नैरो कंसंट्रेशन रेंज एंड आर कॉल्ड क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन, आयनिक सर्फेक्टेंट, ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये किसके बारे में बोल रहा है? क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन के बारे में बोल रहा है, क्योंकि आपका जो मोनोमर होते हैं, जब मोनोमर आपके प्रेजेंट रहते हैं सॉल्यूशन में, तो जैसे जैसे टाइम बीतते चला जाता है, नंबर ऑफ मोनोमर बढ़ते चले जाते हैं, तो ये सर्फेक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सर्फेक्टेंट जो होते हैं वो क्या बना लेते हैं? माइसेल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो माइसेल्स किस कंसंट्रेशन में बनते हैं? क्रिटिकल माइसेलर कंसंट्रेशन में बनते हैं। तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द इंटरफेशियल फोर्सेस आर रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट एंगल बाय, यस, इंटरफेशियल फोर्सेस आर रिलेटेड बाय द कॉन्टैक्ट एंगल। नस्ट इक्वेशन, स्टोक्स इक्वेशन, यंग इक्वेशन, लाप्लास इक्वेशन, क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर? यस, क्या होगा आंसर? नस्ट इक्वेशन आपके जो आपके कह सकते हैं कि पोटेंशियल से रिलेटेड होता है, जो आपका जो जीटा पोटेंशियल होता है वैसे एक नस्ट पोटेंशियल होता है, उससे नस्ट इक्वेशन रिलेटेड होती है। स्टोक्स इक्वेशन सेडिमेंटेशन को बताती है। लाप्लास इक्वेशन अभी हमने देखा था कि सरफेस टेंशन के बारे में बताती है, लेकिन यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल से कौन रिलेटेड करता है? तो यंग इक्वेशन जो होती है, यंग इक्वेशन जो होती है वो कॉन्टैक्ट एंगल से रिलेटेड होती है। जीपैट 2023 का क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यंग इक्वेशन, देखिए इसमें आप गलत हैं, सभी लोग गलत हैं। लाप्लास आपके कर्व्ड सरफेस पे सरफेस टेंशन को बताता है, तो यहां पर याद रखना इंटरफेशियल फोर्स, कॉन्टैक्ट एंगल के बारे में पूछ रहा है, तो कॉन्टैक्ट एंगल के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी, यंग इक्वेशन। यस, ये आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट एंगल को एक्सप्रेस करने के लिए गामा एस इक्वल टू गामा एस एल इक्वल टू गामा एल कॉस थीटा, दिस इज द यंग इक्वेशन। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द लैंगमुर आइसोथर्म फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट वन, जीपैट 2023 शिफ्ट 1, द लेयर ऑफ गैस एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड एड्सॉर्बेंट इज वन मॉलिक्यूल थिक। गैस एड्सॉर्ब ऑन द सॉलिड एड्सॉर्बेंट इज वन मॉलिक्यूल थिक। शुरुआत में तो वन मॉलिक्यूल थिक ही होती है, ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा है इसमें, ठीक है, ट्रू एक्सेप्ट वन। देखिए क्वेश्चन पर देखिए, एक्सेप्ट इनकरेक्ट पूछा है। एड्सॉर्ब लेयर इज यूनिफॉर्म ऑल ओवर द एड्सॉर्बेंट, बिल्कुल सही है। नो इंटरेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट एड्सॉर्ब्ड मॉलिक्यूल टेक प्लेस, मतलब ये आपका एड्सॉर्बेंट है और यहां पर एड्सॉर्ब मॉलिक्यूल है, तो यहां पर जो इंटरेक्शन होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में नहीं होता, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में नहीं होता, नो इंटरेक्शन। यहां पर जो इंटरेक्शन होता है एड्सॉर्बेंट सरफेस और एड्सॉर्बेट के बीच होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये भी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर फिर बचता है नेक्स्ट, नो डिसॉर्प्शन टेक प्लेस व्हेन गैस स्ट्राइक सॉलिड सरफेस। नहीं बेटा, डिसॉर्प्शन मतलब एडजॉर्प्शन का उल्टा क्या होता है? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन तो होगा, बिल्कुल होगा, तो कंडेंसेशन कैसे होता है? अगर डिसॉर्प्शन नहीं होता तो कंडेंसेशन कैसे होता है? तो यहां पर कुछ समय बाद आपका एडजॉर्प्शन के साथ साथ में क्या होने लगता है? आपका डिसॉर्प्शन भी होने लगता है। तो यहां पर सी ऑप्शन जो है वो पूरी तरह से गलत है, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी ही आएगा। चलिए, सी इज द राइट आंसर। तो ये पॉसिबल एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्फेक्टेंट इज एन एनायनिक सर्फेक्टेंट? एनायनिक मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सोप, सल्फेट और सल्फोनेट, जितने भी सोप, सल्फेट और सल्फोनेट्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। लेसिथिन आपका एम्फोटेरिक टाइप का सर्फेक्टेंट होता है, एम्फोटेरिक टाइप का सर्फेक्टेंट होता है। सॉर्बिटॉन एस्टर आपका नॉन आयनिक नेचर का होता है। बेंजाइल कोनियम क्लोराइड आपका कैटायनिक नेचर का होता है। जब बचता है हमारे पास डी, सोप। क्या बचता है बच्चों? डी, सोप। सी नहीं, बेंजाइल बेटिया एनायनिक, कैटायनिक होता तो आंसर हम सी रखते। यहां पर क्या है? एनायनिक है।
यहां पर क्या है, एनायनिक है, मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। सोप सल्फेट, शुरुआत में बता दिया था, सोप सल्फेट और सल्फोनेट ये सब नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहां पर, क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप के सर्फेक्टेंट का। तो लेसिथिन जो आपका एम्पोलाइटिक है, एम्पोटेरिक है, कैटानिक, एनायनिक और हाइड्रोफ्लिक, हाइड्रो नॉन आयनिक में आपके सामने अवेलेबल है। चलिए अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जीपेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट। एडिशन ऑफ मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट, मोनोबेसिक पोटेशियम फास्फेट यहां पर क्या है, फ्लोकुलेटिंग एजेंट है टू द सस्पेंडेड बिस्मथ सब नाइट्रेट पार्टिकल्स। बिस्मथ सब नाइट्रेट पार्टिकल यहां पर क्या ड्रग है, कॉज द ए टू बी ओविंग टू दी सी। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा बच्चे इसका आंसर करें। अभी तो नेटवर्क ठीक हो गया ना, अभी तो कोई समस्या नहीं है ना नेटवर्क को लेकर। हाँ जी बच्चों, नेटवर्क को लेकर कोई समस्या तो नहीं, अब तो ठीक है। क्या होगा आंसर? सबसे पहले बिस्मथ सब नाइट्रेट पार्टिकल को देखें तो बिस्मथ कप के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। तो जीटा पोटेंशियल कैसा होगा, जीटा पोटेंशियल पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल होगा। फिर हमने क्या किया, मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट, फॉस्फेट के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो जीटा पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। और फाइनली क्या होगा कि एड्सॉर्प्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट एनायन, जिसके कारण क्या होगा, जीटा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और फ्लॉक्स बन जाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या बन जाएंगे, फ्लॉक्स। क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर सी, आप पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल, ये आएगा पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल, बी डिक्रीज और सी एड्सॉर्प्शन ऑफ द नेगेटिव चार्ज फॉस्फेट आयन। चलिए तो ये सी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन। और ये डायग्राम देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम जो हम लोगों ने क्लास में भी देखा था, अनकोटेड डिफ्लोकुलेट पार्टिकल बिस्मथ सबनाइट्रेट वाला, आपने नेगेटिव चार्ज के मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट ऐड कर दिए तो इससे जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होगा, फाइनली फ्लोकुलेशन अचीव हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजरिंग द जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल, जीटा पोटेंशियल, मेजरिंग द जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड फॉर्मुलेशन। जीटा पोटेंशियल का रोल क्या होता है, विस्कोसिटी, ठीक है ना, विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने में, विस्कोसिटी को प्रिडिक्ट करने में, स्टेबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में, सॉल्युबिलिटी को प्रिडिक्ट करने में, पार्टिकल साइज को प्रिडिक्ट करने में। अगर हम देखें डिस्पर्सन सिस्टम की बात करें, चाहे वो कोलॉइड्स हो, चाहे वो सस्पेंशन हो, चाहे वो इमल्शन हो, स्टेबिलिटी कब होती है कि जो इंटरनल फेज हो वो आपस में फ्यूज नहीं होनी चाहिए, मतलब सेपरेट बने रहने चाहिए। सेपरेट कब बने रहेंगे, जब उनके बीच क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा उनके बीच, रिपल्शन। तो रिपल्शन प्रमोट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसके ऊपर चार्ज को प्रमोट करना पड़ेगा, और चार्ज इज द जीटा पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ चार्ज। तो जीटा पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है कि स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का मेजर होता है एक तरीके से जीटा पोटेंशियल। तो स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए, स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए हम जीटा पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिर्ज 52, ये सीधा याद रखना है आपको, मिर्ज 52 इज, मिर्ज और मिर्ज सीरीज होती है सोडियम ऑलिएट, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, लॉरेल ईथर, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, मोनोस्टेरेट, पॉलीऑक्सी इथाइलिन, कैस्टर ऑयल। तो यहां पर दोस्तों जो सही आंसर होने वाला आपका, मिर्ज का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट को, किसको, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट को हम मिर्ज 52 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मिर्ज 52 के नाम से जानते हैं। बच्चों ने आंसर नहीं किया है, हाँ जी बच्चों सही आंसर बताइए। क्या होगा, पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट, मिर्ज। मिर्ज का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर। तो सॉर्बिटॉन एक्स्टर स्पान होते हैं, पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड मैक्रोगोल होते हैं,
पॉलीसॉर्बेट, पॉलीऑक्सी इथाइलिन ग्लाइकोल डेरिवेटिव, सॉर्बिटॉन एस्टर ट्विन होते हैं। पॉलीऑक्सी इथाइलिन मोनोस्टेरेट मिर्ज 52, पॉलीसॉर्बेट एंड सीटोस्ट्राइल अल्कोहल पॉलीवैक्स होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का, हाइड्रोक्सी इथाइल कार्बोक्सी मिथाइल एल्काइल इमिडाजोलियम हाइड्रोक्साइड इज अ एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट विच इज नॉन एज, देखो मैक्रोगोल, मिरानॉल, पॉलीविनाइल पायरिलिडॉन और पोविडॉन, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इधर भी हाइड्रोक्सी है, ये हाइड्रोक्साइड है, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कोई ना कोई एल्कोहल ही होगा। तो यहां पर देखेंगे दो एल्कोहल है, मैक्रोगोल मिरानोल। मैक्रोगोल मतलब पीजी होता है, तो ये तो होगा नहीं, तो बचता हमारे पास क्या, ऑप्शन बी मिरानॉल। ऑप्शन बी क्या बचता हमारे पास, मिरानॉल। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नॉट ए, बी इज द राइट आंसर। चलिए, ये देख सकते हैं आप पॉसिबल डिस्क्रिप्शन, अल्ट्रा प्योर माइल्ड एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट होता है और इमिडाजोल का जोलिन का डेरिवेटिव होता है। केमिकली स्पान्स आर आल्सो कॉल्ड, स्पान को क्या बोलते हैं, तो स्पान जो होते हैं, स्पान या ट्विन होते हैं, जो फैटी एसिड एस्टर होते हैं, क्या होते हैं, फैटी एसिड एस्टर। मैं आपको बताना चाहूंगा, तो फैटी एसिड एस्टर्स के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको फैटी एसिड की जरूरत पड़ेगी और प्लस एल्कोहल की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर एल्कोहल जो होता है वो सॉर्बिटन होता है। कौन होता है, सॉर्बिटन। और डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड होते हैं। कौन होते हैं, डिफरेंट टाइप के फैटी एसिड, चाहे वो ऑलिक एसिड, चाहे वो पामेटिक एसिड, चाहे वो स्टेरिक एसिड। तो यहां पर स्पान के बारे में पूछा गया है, तो स्पान क्या होते हैं, सॉर्बिटन एस्टर ऑफ फैटी एसिड, पॉलीऑक्सी इथाइलिन सॉर्बिटन एस्टर ऑफ फैटी एसिड। ये ट्विन है, ये ट्विन को एक्सप्लेन कर रहा है। फैटी एसिड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर, ये ऐसा कुछ नहीं, एल्कोहल पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर। यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो बिल्कुल एकदम से क्लियर है, सॉर्बिटॉन के फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं स्पान। सॉर्बिटॉन के फैटी एसिड एस्टर्स होते हैं स्पान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। चलिए फटाफट बढ़ते हैं आगे, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। द डेफिनेशन ऑफ अ सर्फेक्टेंट एंड ingredient in toothpaste can be described by which of the following statement, prevent drying of the preparation, ये humectant का काम होता है। ये किसका काम होता है, not surfactant, ये humectant का काम होता है। remove debris by its detergent action and cause forming which is usually desired by the surfactant, ये surfactant का काम होता है। determine the texture, dispersive and appearance of the product, add flavor to the preparation which makes is more appealing to the patient। तो यहां पर किसका काम पूछा गया है, आपको किसका पूछा गया है, आपको सर्फेक्टेंट का काम पूछा है। तो सर्फेक्टेंट यहां पर जो होता है वो क्लीनिंग एजेंट होता है। क्या होता है, क्लीनिंग एजेंट या फिर फॉर्मिंग एजेंट होता है। क्या होता है, फॉर्मिंग एजेंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, बी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द राइट आंसर। चलिए आप देख सकते हैं पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन। एचएलई वैल्यू ऑफ ट्रेगा केंथ 4.7, 8.7, 13.2 और 14.3। करेक्ट आंसर चाहूंगा बच्चों आप लोगों से, क्या होगा करेक्ट आंसर इसका। यस, ऐसे याद रखा, 13 ट्रेगा, 13 ट्रेगा। ट्रैकेंथ की जो एचएलई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 13.2 होती है। सी इज द राइट आंसर, याद रखने वाली चीज है। तो डिफरेंट टाइप के एचएलई वैल्यू आपको याद रखनी है बच्चों। चलिए, एचएलवी ऑफ स्पान एंड ट्विन सर्फेक्टेंट में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जीपैट 2016 का क्वेश्चन है। तो HLV इक्वल टू E अपॉन 5, HLV इक्वल टू E प्लस 5 अपॉन 5, HLV इक्वल टू 21 माइनस S अपॉन A, HLV इक्वल टू हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर्स माइनस हाइड्रोफिलिक ग्रुप नंबर, सॉरी लिपोफिलिक ग्रुप नंबर प्लस 7। तो ये चारों के चारों फॉर्मूले होते हैं, वो HLV को डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यहां पर स्पान और ट्विन के लिए पूछा गया है। स्पान और ट्विन के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा, HLV इक्वल टू E प्लस 5, ठीक है ना, इथॉक्सिलेटेड चेन
जो रहती है इसमें रहती है, उसके हिसाब से हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। क्या होगा? बी इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं यहां पर E इज द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ इथिलीन ऑक्साइड चेन, P इज द परसेंटेज ऑफ पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल ग्रुप। तो इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो HLV वैल्यू। तो यदि ये तो थे कुछ क्वेश्चंस। चलिए, आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है, मात्र आपको अगर हम बात करें तो ये ऑनलाइन जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी जो कह सकते हैं कि जीपैट GDC जीपैट अचीवर टेस्ट जो आपका होने वाला है अपकमिंग टेस्ट, वो आपका 15 MCQs का 15 दिसंबर 2023 को होने वाला है। टेस्ट नंबर मेरे ख्याल से 2 होगा और इसकी टाइमिंग आपकी 24 आवर्स के लिए रहेगी, 7 PM टू दी 7 PM। ठीक है, चलिए, ऐड नहीं है बेटा, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इसको समझिए। ये ऐड नहीं है, आप लोगों के फायदे की चीज है, फ्री चीज है आपकी, तो इसमें एडवर्टाइजमेंट कुछ नहीं है सर। ठीक है, नहीं करना, कोई बात नहीं बेटा, नहीं करना, इसमें नुकसान किसी का नहीं होता। ठीक है ना, टेस्ट अटेंड नहीं करेंगे तो इसमें नुकसान किसी का नहीं होगा। ठीक है, और जो लोग इसको ऐड मानते हैं तो वो सबसे बड़े मतलब गलती कर रहे हैं कि ये इसकी एडवर्टाइजमेंट है। बताइए इसमें क्या एडवर्टाइजमेंट है? आप इसमें एडवर्टाइजमेंट बताइए मुझे, क्या एडवर्टाइजमेंट है? इसमें कुछ पैसा लिखा हुआ, आपसे पैसा मांगा जा रहा? नहीं मांगा जा रहा ना। पैसा होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है तो उसमें पैसा मांगा जाता है। ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आपका सपोर्ट करने के लिए। ठीक है ना, आपके सपोर्ट करने के लिए। जिस तरीके से आपका जो मैराथन सीरीज है के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, उसी तरीके से ये आपको सपोर्ट करने के लिए। तो जो लोग इसको ये कह रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट है, तो इसको बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1179, विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफायर हैज द हाईएस्ट HLE वैल्यू? स्पान 80, अकेसिया ट्विन, सोडियम लॉरेल सल्फेट। जैसे कि आपको पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन जीपैट 2023 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर ठीक है, चलिए, तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका? सोडियम लॉरेल सल्फेट। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? सोडियम लॉरेल सल्फेट इज द राइट आंसर। 40 इसकी HLE वैल्यू होती है। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन है। चलिए, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द सम ऑफ द एसोसिएट कोलॉइड, मैच द करेक्ट टाइप फ्रॉम लिस्ट P to S। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सल्फेट मतलब नेगेटिव चार्ज वाला। सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड मतलब कैटायनिक चार्ज वाला। पॉलीऑक्सी इथाइलिन लॉरेल ईथर मतलब आपका नॉन आयनिक चार्ज का है, ट्विन के बारे में बोल रहे हैं। डाइमिथाइल डोडिसाइल एमोनियो प्रोपिनेट सल्फेट मतलब एम्पोलाइटिक के बारे में बोल रहे हैं। बड़ा सिंपल है ये तो। फर्स्ट P सेकंड Q, थर्ड R 4S। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। बी इज द करेक्ट आंसर है, इसको आप देख सकते हैं यहां पर, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। HLE वैल्यू आर गिवन मैच द विद द करेक्ट सरफेक्टेंट। 0 to 3 एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है। 0 to 3 क्या होता है? एंटी फॉर्मिंग एजेंट होता है। 4 to 6 आपका W इमल्सिफायर होता है। तो फर्स्ट का R, सेकंड का S, ये आ गया आपका फर्स्ट R सेकंड S। ठीक है ना। अब रियोलॉजी का भी आएगा, अभी इसके बाद आने वाला रियोलॉजी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर अगर देखें हम, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे आपके रियोलॉजी के क्वेश्चन। सर्टेन सस्पेंशन विद अ हाई परसेंटेज ऑफ डिस्पर्स सॉलिड एग्जिबिट आर रेजिस्टेंस टू फ्लो विथ इंक्रीजिंग द रेट ऑफ शेयर। इंपॉर्टेंट चीज, exhibit are resistance to flow which increasing the rate of shear. Such system actually increase in volume when shared and are term. वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिस्टम कैसा हो रहा है? थिक हो रहा है। तो शेयर थिकनिंग सिस्टम मतलब फोर्स लगाने पर आपका जो सिस्टम कैसा हो रहा है? थिक हो रहा है, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये डायलेटेंट हो रहा है। इंपॉर्टेंट चीज देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि आपने शेयर स्ट्रेस लगाया और उसके कारण क्या हुआ कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन आपका सिस्टम कैसा हो गया? थिक हो गया। तो शेयर थिकनिंग सिस्टम और डायलेटेंट सिस्टम एक ही चीज होती है। मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, स्टेटमेंट वाला।
Determine the correctness or otherwise the following statement. Rheopaxy is the phenomena when a solution forms gel more readily when shared gently. जी हाँ, बिल्कुल सही है कि rheopaxy phenomena होती है। यहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, जेल में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको शेयर करते हैं, ठीक है ना, तेजी से क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं जेंटल फॉर्म में। इन अ rheopactic सिस्टम सॉल्यूशन इज द इक्विलिब्रियम, नहीं भैया, यहां पर जेल इक्विलिब्रियम फेज में होता है, ना कि सॉल्यूशन। Rheopaxy इज द फिनोमेना व्हेन अ सॉल्यूशन फॉर्म्स अ जेल व्हेन मटेरियल इज केप्ट एट रेस्ट, नहीं, मटेरियल को शेयर करना पड़ता है तब जाके क्या होता है, जेल फॉर्मेशन होता है। तो Q और R दोनों इनकरेक्ट है, तो मतलब करेक्ट क्या है, ऑप्शन P इज ट्रू बट Q एंड R इज फॉल्स। ठीक है जी हाँ बेटा, बिल्कुल पास हो जाओगे, बहुत पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करने का एडवांटेज नहीं मिलता, कई बार कुछ चीजों के रिजल्ट्स बाद में मिलते हैं। आप डेफिनेटली मेहनत करते रहिए और आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा डेफिनेटली, कोई टेंशन मत लीजिए, बिना टेंशन के पढ़ाई कीजिए। चलिए, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। Hopler viscometer is the type of falling sphere viscometer, capillary viscometer, cup and web viscometer, cone and plate viscometer। ये जीपैट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था। होपलर विस्कोमीटर का मतलब किस टाइप का होता है होपलर विस्कोमीटर? फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर का टाइप होता है। कौन? होपलर विस्कोमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए इज द राइट आंसर, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर राइट आंसर ए है, और आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू ये आपका होपलर विस्कोमीटर होता है। इसको फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर के नाम से भी जानते हैं। अब आते हैं सूडो प्लास्टिक फ्लो। सूडो प्लास्टिक फ्लो आपके कैसे होते हैं? आपके शेयर थिनिंग सिस्टम होते हैं। कैसे होते हैं? शेयर थिनिंग सिस्टम। डायलेटेंट कैसे थे? थिकनिंग थे। शेयर थिनिंग मतलब फोर्स लगाने पर थिन हो जाते हैं। तो विस्कस पेस्ट, सॉल्यूशन ऑफ म्यूसिलेज एंड गम्स, जेलीज और लोशन। म्यूसिलेज और गम्स के सॉल्यूशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके शेयर थिनिंग सिस्टम होते हैं या सूडो प्लास्टिक फ्लो शो करते हैं। यस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर, सॉल्यूशन ऑफ म्यूसिलेज एंड गम। इनमें क्या होता है? ये सूडो प्लास्टिक बिहेवियर शो करते हैं, मतलब यहां पर शेयरिंग स्ट्रेस लगाते हैं, शेयर फोर्स लगाते हैं, तो ये कैसे हो जाते हैं? डाइल्यूट हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और फ्लो इनका इंक्रीज हो जाता है। तो बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से ग्राफ बनता है सूडो प्लास्टिक का। शुरुआत में फ्लो कम होता है, लेकिन जैसे सिस्टम थिन होता है फ्लो फट से इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट है थिक्सोट्रॉपी इन अ प्लास्टिक सिस्टम इंडिकेट अ जेल सॉल्ट ट्रांसफॉर्मेशन व्हाइल नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी। बड़ा आसान है क्वेश्चन, आसान कर दिया इन्होंने। जेल अगर है, जेल सॉल जेल, ये क्या है आपका? थिक्सोट्रॉपी। क्या है? थिक्सोट्रॉपी। तो एंटी थिक्सोट्रॉपी क्या होगी या नेगेटिव थिक्सोट्रॉपी क्या होगी? सॉल जेल सॉल। बड़ा सिंपल है। बड़ा सिंपल कर दिया। तो आंसर क्या होगा? सॉल जेल सॉल ट्रांसफॉर्मेशन। बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल है, सिंपल कर दिया। सॉल जेल सॉल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, डायलेटन फ्लो, नन ऑफ द अबव। जीपैट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। सस्पेंशन ऑफ स्टार्च, सस्पेंशन ऑफ स्टार्च इन वाटर एग्जिबिट किस टाइप का फ्लो शो करेंगे? प्लास्टिक, सूडो प्लास्टिक या डायलेटेंट? यस, क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर चाहूंगा आप लोगों से, क्या होगा? डायलेटेंट। यस, क्या होगा आंसर? डायलेटेंट। इंपॉर्टेंट है, स्टार्च का सस्पेंशन डायलेटेंट फ्लो शो करता है। ओके, डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो का मतलब क्या होता है? शेयर थिकनिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विस्कोमीटर कैन बी यूज कैरेक्टरिस्टिक नॉन न्यूटोनियन सिस्टम? किसके लिए? नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए। तो हम यहां पर चेक करते हैं कौन कौन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए यूज होता है। फॉलिंग स्फीयर आपका न्यूटोनियन के लिए यूज होता है। कैपिलरी विस्कोमीटर आपका न्यूटोनियन के लिए यूज होता है।
ओपलर विस्कोमीटर इज द टाइप ऑफ फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, ये भी न्यूटोनियन के लिए यूज होता है। कप एंड बॉब एंड कॉन एंड प्लेट, कप एंड बॉब एंड कॉन एंड प्लेट, ये दो विस्कोमीटर होते हैं जो किसके लिए यूज होते हैं, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी, कप एंड बॉब। यदि कॉन एंड प्लेट भी होता तब भी आंसर क्या हो जाता, कप। ठीक है, चलिए तो यहां पर देख सकते हैं आंसर बी है। तो ये क्लासिफिकेशन आपके सामने है। तो सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर नॉन न्यूटोनियन के लिए, फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर, कैपिलरी विस्कोमीटर, और मल्टी पॉइंट नॉन न्यूटोनियन के लिए यूज करते हैं कप एंड बॉब, कॉन एंड प्लेट। चलिए, डिटर्जेंट यूजुअली हैव एन HLV वैल्यू इन द रेंज ऑफ, चलिए ऑप्शन ए 0 to 3, ये एंटी फॉर्मिंग एजेंट की होती है। किसकी होती है, एंटी फॉर्मिंग एजेंट की होती है। 9 to 12, ये एस सच कुछ होता नहीं है, लेकिन हम इसको मान ले किसके लिए, OW इमल्शन के लिए यूज होती है, OW इमल्सिफायर के लिए। 6 to 9 ये आपके वेटिंग एजेंट के लिए हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। किसके लिए, वेटिंग एजेंट के लिए। यहां पर क्या बचता है, 13 to 16, ये डिटर्जेंट के लिए सही होगा। डिटर्जेंट के लिए सही होगा क्या, 13 to 16, डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहां पर डिफरेंट जो HLV स्केल है। When a solid form a gel more readily when gently shaken or otherwise shared than when allowed to form the gel. While the material is kept at rest, the phenomena is known as thixotropy, rheopaxy, negative rheopaxy और anti-thixotropy. Yes. कोई सॉलिड, मतलब ये सॉलिड एक्चुअल में सॉल है, तो सॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेल में, मोर रेडली व्हेन जेंटली शेक किया इसको, ठीक है, और या फिर उसको छोड़ दिया तो जेल बन गया, फॉर्म द जेल, सॉल्यूशन से जेल बन गया, रेस्ट में द फिनोमिना। तो यहां पर रेस्ट में छोड़ रहे हैं हम इसको, ठीक है ना, रेस्ट में छोड़ रहे हैं। तो रियोपैक्सी में तो क्या शेयरिंग करनी पड़ती है, थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है, जेल से सॉल में कन्वर्जन होता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, थिक्सोट्रॉपी नहीं होगा बेटा, थिक्सोट्रॉपी नहीं होगा। थिक्सोट्रॉपी कैसे हो जाएगा, यहां पर थिक्सोट्रॉपी में जेल से सॉल, फिर सॉल से जेल कन्वर्ट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, और रियोपैक्सी में क्या होता है, सॉल से जेल में कन्वर्जन तो होता है लेकिन शेयरिंग करने के बाद होता है। शेयरिंग करेंगे जब होगा, यहां पर पूछा इज केप्ट एट रेस्ट, शेयरिंग के साथ साथ में केप्ट रेस्ट में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका रियोपैक्सी, सी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रियोपैक्सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। सेंटी स्टॉक इज द यूनिट ऑफ, सी नहीं होगा, ठीक है ना, सी में उल्टा होता है। सेंटी स्टॉक इज द CGS यूनिट फॉर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ऑप्शन सी फ्लूइडिटी और ऑप्शन डी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो सेंटी स्टॉक इज द यूनिट ऑफ द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी का फॉर्मूला होता है ईटा अपॉन रो, क्या होता है, ईटा अपॉन रो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी, डी इज द राइट आंसर। और इसकी यूनिट क्या होती है, स्टोक या सेंटी स्टोक्स। द टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड द थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग। स्टर्न वॉल्मर इक्वेशन, आरईनेस इक्वेशन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स, हिगुची इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन। तो दोस्तों यहां पर विस्कोसिटी के ऊपर टेम्परेचर का इंपैक्ट देखने के लिए हमें पता है कि टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना, टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, किसकी, आपकी लिक्विड्स की। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर का इंपैक्ट देखने के लिए हम कौन सी इक्वेशन देखेंगे। तो आपको पता है टेम्परेचर का इंपैक्ट को एक्सप्रेस करने के लिए जो बेस्ट इक्वेशन होती है वो कौन सी होती है, आपकी आरईनेस इक्वेशन होती है। कौन सी इक्वेशन होती है, आपकी आरईनेस इक्वेशन होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बी, बी इज द राइट आंसर है, क्वेश्चन आ चुका है।
बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो यह आरएनएस इक्वेशन देख सकते हैं आप, ईटा इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ईवी आर टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए, इन अ मैकेनिकल मॉडल ऑफ विस्कोलास्टिक मटेरियल शोइंग द बोथ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड स्टेट एंड इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट कंबाइंड इन सीरीज ए टर्म्ड एज। मैकेनिकल मॉडल कौन सा यूज किया जाता है किसी सब्सटेंस की विस्कोलास्टिक प्रॉपर्टी को बताने के लिए? मतलब विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड स्टेट, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। इसको बताने के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता? वोग्ड एलिमेंट, क्रीप एलिमेंट, मैक्सवेल एलिमेंट और रिटार्डेशन एलिमेंट। यस, तो भैया आजकल धूम चल रही है किसकी? मैक्सवेल की। सबसे ज्यादा धूम किसकी चल रही है? मैक्सवेल की। मैक्सवेल बहुत फ्लेक्सिबल है, इधर से शॉट मारा उसने, उधर से शॉट मारा, देखा होगा मैक्सवेल जो क्रिकेट देखते हैं। तो मैक्सवेल एलिमेंट जैसे याद रखा जा सकता है कि मैक्सवेल एलिमेंट विस्कोलास्टिक प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के लिए या मेजर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, मैक्सवेल एलिमेंट। ये होता है आपका मैक्सवेल एलिमेंट, आप देख सकते हैं यहां पर। तो यहां पर तो आप विस्कस प्रॉपर्टी और इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों को मेजर करने के लिए एक साथ में किसी सब्सटेंस में होती है, उसके लिए ये एलिमेंट आप यूज करते हो। Which of the following instrument is used for the measurement of surface tension? Staglometer, Dunovo tensiometer, Anderson pipette। Anderson pipette आपको पता है पार्टिकल साइज के मेजर करने के लिए यूज करते हैं। किसके लिए बच्चों? पार्टिकल साइज की मेजर के। तो बचता हमारे पास क्या? स्टेगलोमीटर और डुनोए टेंसियोमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। चलिए, व्हाट वन यूजुअली मेजर व्हेन परफॉर्मिंग ड्रेव टेस्ट टू इवेलुएट द इफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट। ड्रेव टेस्ट में हम किसकी? वेटिंग एजेंट की किसी को टेस्ट करते हैं, तो उसमें मेजर क्या करते हैं? टाइम, सरफेस टेंशन, कॉन्टेक्ट एंगल या इंटरफेशियल टेंशन। किस चीज को मेजर किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं बेटा, मुझे पता है। ज्यादातर बच्चे सी लगाएंगे, कॉन्टेक्ट एंगल। बेटा ड्रेव टेस्ट में क्या होता है? श्रिंकिंग टाइम यूज करते हैं। श्रिंकेज में जो टाइम लगता है, कॉटन यार्न के श्रिंकेज में जो टाइम लगता है उसको मेजर करते हैं। ये मेजर क्या किया जाता है? टाइम मेजर करते हैं, टाइम मेजर करते हैं। कॉन्टेक्ट एंगल मेजर नहीं किया जाता, वॉशबर्न मेथड से करते हैं। ड्रेव टेस्ट से आपकी वेटिंग एजेंट की आपकी वेटिंग एफिकेसी टेस्ट करते हैं, तो उसमें टाइम को मेजर करते हैं। किसको बच्चों? टाइम को मेजर करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपने देखा होगा मैंने आज क्लास भी नहीं ली आप लोगों की कोई भी। करीब मुझे फीवर है 101, वायरल फीवर है, और मैं इसी वायरल फीवर में टैबलेट खाकर आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। और आज इतनी सारी टेक्निकल इश्यूज हो गए बहुत सारे कि नेट नहीं चल रहा और ये सब चीज़ें हो गई। बहुत बेकार लग रहा था मेरे को, लेकिन एनी हाउ करके हम लोगों ने क्लास कंडक्ट कराई, क्योंकि अगर डिले हो जाता तो फिर बाद में चला जाता, इसलिए एनी हाउ करके मैंने एक क्लास कंडक्ट की। अभी भी मेरे को फीवर है और उसी फीवर में मैंने आपको एक क्लास को सक्सेसफुली हम लगभग कंप्लीट होने वाले 45 क्वेश्चन कर चुके हैं और डेफिनेटली इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा आज इतना अच्छे से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाया चीज़ों को, हो सकता है क्योंकि तबीयत स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। आप लोगों का जो उत्साह, आप लोगों का जोश था वो मुझे अच्छा लगा, आप लोग टिके रहे लास्ट तक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। The rise in the tube continue until the upward movement is just balanced by the downward force of gravity due to the weight of the liquid. This happens in
टेंसियोमीटर, बबल प्रेशर, ड्रॉप वेट और कैपिलरी राइस। आपने कैपिलरी राइस मेथड अगर एक्सपेरिमेंट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि आपका इस तरीके से वाटर आपका एक लेवल तक राइज होता है, ठीक है। थैंक यू। तो यहां तक राइज होता है, तो यह अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स ये काउंटर बैलेंस हो जाता है। तो किसमें होता है ये? आपका कैपिलरी राइस मेथड में काउंटर बैलेंस होता है, ठीक है। किसमें होता है? कैपिलरी राइस मेथड में काउंटर बैलेंस होता है। तो डी इसका क्या हो जाएगा बच्चों? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। चलिए, तो ये कैपिलरी राइस मेथड आप देख सकते हैं यहां पर। मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर दैट इज यूज्ड फॉर डिटरमाइन विस्कोसिटी। तो मल्टी पॉइंट किसके लिए? नॉन न्यूटोनियन के लिए। ओस्टवाल्ड किसके लिए? आपका न्यूटोनियन के लिए यूज किया जाता है। कैपिलरी विस्कोमीटर आपका न्यूटोनियन के लिए यूज किया जाता है। फॉलिंग बॉल विस्कोमीटर आपका होपलर विस्कोमीटर, ये भी न्यूटोनियन के लिए किया जाता है। कप एंड बॉब विस्कोमीटर, कप एंड बॉब विस्कोमीटर आपका मल्टी पॉइंट विस्कोमीटर होता है, जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए यूज करते हैं, नॉन न्यूटोनियन के लिए होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने देख ही लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, टू स्टडी द स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग जेल टू सॉल्व। किसमें? जेल टू सॉल्व। ये मैं पहले आपको कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करा, जेल से सॉल्व में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है ना, स्ट्रेस लगाने पर। प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो, थिक्सोट्रॉपी और डायलेटेंट फ्लो। प्लास्टिक फ्लो, सूडो प्लास्टिक फ्लो और डायलेटेंट फ्लो ये टाइम इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है, लेकिन थिक्सोट्रॉपी जो होती है टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होती है। और यहां पर जेल से सॉल्व में कन्वर्जन होता है। थिक्सोट्रॉपी में क्या होता है? जेल से सॉल्व में कन्वर्जन होता है। चलिए बच्चों, क्या होगा आंसर? क्या आंसर होगा? मैंने आंसर लगा तो दिया, थिक्सोट्रॉपी, उसके बावजूद भी बी आंसर दे रहे हैं, उसके बावजूद भी कुछ बन से आंसर बी दे रहे हैं, सी थिक्सोट्रॉपी। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, द लिक्विड ड्रॉप और गैस बबल आर ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू वॉल्यूम टेंशन, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नीट्यूड फोर्स। ठीक है, क्या होगा? किसके कारण होती है? लिक्विड की ड्रॉप या गैस का बबल स्फेरिकल किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन के कारण होता है। पहली लाइन लिखी होगी आपके बुक में, देखा किसके कारण होता है बच्चों? सरफेस टेंशन के कारण होता है। किसके कारण? सरफेस टेंशन के कारण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। चलिए बच्चों, आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। सूडो प्लास्टिक फ्लो बहुत सारा डिस्कस कर लिया इसके बारे में। और डायलेटेंट फ्लो आर शेयर थिनिंग सिस्टम, शेयर थिकनिंग सिस्टम, शेयर थिकनिंग सिस्टम, शेयर थिनिंग सिस्टम, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, फ्लोकुलेटेड, डिफ्लोकुलेटेड। तो मैंने आपको बताया था सूडो प्लास्टिक फ्लो जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं आपके, ठीक है ना, आपके शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पर थिन हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, तो शेयर थिनिंग सिस्टम कहलाते हैं। और ये डायलेटेंट फ्लो जो होते हैं ये थिक हो जाते हैं आपका फोर्स लगाने पर, तो शेयर थिकनिंग सिस्टम हो जाएंगे। क्या हो जाते हैं? शेयर थिकनिंग सिस्टम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए इज द राइट आंसर। चलिए, ए इज द राइट आंसर। ये इसका पॉसिबल डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं। महामैराथन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है मात्र 99 रुपीज में। इसमें 10,000 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए। वैसे आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा डेफिनेटली, और आप इसका एडवांटेज भी ले रहे हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जीडीसी क्लासेस ऐप इंस्टॉल करना है। इसमें आपको अनलिमिटेड वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल एमसीक्यू, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट और ई पीडीएफ आपको मिलेंगी। चलिए, तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों के पेशेंस के लिए, आप लोगों के संयम के लिए थैंक यू सो मच। और आज हमारे कितने क्वेश्चंस? 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 1200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं मैराथन सीरीज के।
और डेफिनेटली ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। आज का तो सीरीज थोड़ी सी क्वेश्चंस अच्छे थे इस लेवल के, आपको डेफिनेटली इससे आपको एडवांटेज मिलेगा और इसी तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए। मेरे ख्याल से स्कोर आप लोगों के बहुत अच्छे स्कोर रहे। ओके अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू। मैं रेस्ट करूंगा अभी और जल्दी से ठीक होकर फिर नेक्स्ट मैराथन जो होगी आपकी उसकी तैयारी भी करनी है और क्लासेस की भी तैयारी करनी है। चलिए बच्चों, ध्यान रखिए अपना और पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। आपका टारगेट आपके नज़दीक है, बस आप इसी तरीके से मेहनत करते जाइए और डेफिनेटली आप सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।